जय हिंद, 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया था। अब हमारे पास हेडिंग है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग डालेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अथवा क्वेश्चन पूछा जाता है सेलों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। इसमें अधिकतम धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए और बताइए कि ये संयोजन कब लाभदायक होता है, यानी कब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। चलिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे। चलिए देखिए समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। हमारे पास एक सेल है, विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, प्रतिरोध स्मॉल आर। दूसरा सेल विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। तीसरा सेल, ऐसे ही बहुत सारे सेल हैं, डैश डैश करके बना लें अभी ने। ठीक है, बीच में ऐसे डैश 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 बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं। चलिए देखिए तो होता क्या है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। इस बिंदु को नाम दे दें ए, इस बिंदु को नाम दे दें बी। बाहरी प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, कोई भी चीज जगा सकते हैं यहाँ पर। कैपिटल आर। चलिए देखिए तो आई एम्पियर की विद्युत धारा यहाँ से आएगी, प्लस से माइनस की ओर जाती है। हमें पता है विद्युत धारा हमेशा प्लस से रहा माइनस से रहा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, चलिए देखिए तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। क्या करें, अगर सभी सेलों के धन ध्रुवों को किसी बिंदु पर एक साथ जोड़ दें और सभी सेलों के ऋण ध्रुवों को किसी दूसरे बिंदु पर एक साथ जोड़ दें तो इसे कहा जाएगा सेलों का समांतर क्रम संयोजन। यही दिखाई दे रहा है आपको चित्र पे। ठीक है, तो परिभाषा बनी, जब सभी सेलों के धन ध्रुवों को किसी एक बिंदु पर एक साथ और सभी ऋण ध्रुवों को किसी दूसरे बिंदु पर एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। फुल स्टॉप। फिर से सुन लीजिए परिभाषा, जब सभी सेलों के धन ध्रुवों को किसी एक बिंदु पर एक साथ और सभी ऋण ध्रुवों को किसी दूसरे बिंदु पर एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, नीचे ये चित्र बना लेंगे। अपन ने स्मॉल एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा है, स्मॉल एन सेलों को। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, माना कि स्मॉल एन सेलों को चित्रानुसार बिंदुओं ए तथा बी के बीच में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। माना कि स्मॉल एन सेलों को चित्रानुसार बिंदुओं ए तथा बी के बीच में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। जब बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ दिया जाता है तो आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, फुल स्टॉप। इसी का अपने को व्यंजक ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं। तो विद्युत धारा का मान निकालने के लिए बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल निकालना पड़ता है और कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना पड़ता है। चलिए ये दो चीज़ें निकालें। तो देखिए, सभी सेल बिंदु ए और बी के बीच में कौन से क्रम में, सभी सेलों के धन ध्रुव बिंदु ए और सभी सेलों के धन ध्रुव बिंदु ए पर जुड़े हैं और ऋण ध्रुव बिंदु बी पर जुड़े हुए हैं। यानी कि बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, टोटल कितना होगा, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का या बैटरी का लिख सकते हैं कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल ई होगा। अब यानी नहीं होगा क्योंकि अब श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े होंगे। कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। देखो होता क्या है, देखिए सभी सेल धन ध्रुव कहाँ पर जुड़े, एक जगह पर, और ऋण ध्रुव कहाँ, दूसरे जगह पर जुड़े। धन ध्रुव एक जगह पर जोड़ दो और ऋण ध्रुवों को दूसरी जगह पर जोड़, एक बड़ी बैटरी बन गई। तो टोटल विद्युत वाहक बल कितना होगा हमारे पास, ई होगा।
कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा ई, यानी परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल होगा हमारे पास ई, क्योंकि सभी धन ध्रुव ए पर जुड़े हुए हैं, सभी ऋण ध्रुव बी पर जुड़े, यानी एक ही बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल होगा कितना हमारे पास ई। अब सेल कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, तो उनके आंतरिक प्रतिरोध भी कौन से क्रम में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र पढ़ चुके हैं प्रतिरोधों के, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसा ही होता था, ठीक है। तो इसी का उपयोग करने वाले, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके आंतरिक प्रतिरोध भी, उनके आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में जुड़े होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, जुड़े होंगे, ठीक है। तो इनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कुछ मान लें, ये तो आर आर है, यदि इनका तुल्य प्रतिरोध, यदि इनका तुल्य टोटल तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लें, आर डैश मान लें, आर डैश हो तब, ठीक है। ये सूत्र लगा देंगे, 1/r तुल्य प्रतिरोध आर डैश माना है बराबर 1/r1, r1 का मान r है, प्लस 1/r2 r प्लस 1/r3 r प्लस डेट 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 डैश, कहाँ तक जुड़े हैं, n सेल जुड़े हैं, यानी n पदों तक जुड़े हुए हैं, कहाँ तक जुड़े हुए हैं, n पदों तक, n सेलों को जोड़ा है तो आंतरिक प्रतिरोध भी n होंगे, n पदों तक जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्व कर ले, 1/r डैश बराबर, चलिए जोड़ दें, 1/r में 1/r और जोड़ोगे 2/r, 2/r में 1/r 3/r, एक और होगा 4/r 5/r 6/r 7/r 8/r 10/r 100/r 50 100/200/r, n पदों तक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, n में r आ जाएगा, या उल्टा कर दे, 1/r डैश का उल्टा r डैश बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, n/r का उल्टा r में n आ गया, यानी कि कुल आंतरिक प्रतिरोध इन सेलों का जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश बराबर आ गया R/N। बाहरी प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है, तो पूरा प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, बाहरी प्रतिरोध में आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, कैपिटल R में R डैश को जोड़ेंगे, तो कैपिटल R प्लस R डैश का मान कितना आया है, R/N, ठीक है। सोल्व कर ले इसको, एलसीएम कितना आएगा, n का गुणा r में होगा nr प्लस स्मॉल r, तो परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध ये आ गया, कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया है, कुल विद्युत वाहक बल पता है अपने को, अब कुल विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, ठीक है। चलिए तो लिख दें, तब परिपथ में प्रवाहित होने वाली या बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा बराबर क्या सूत्र होता है, कुल विद्युत वाहक बल, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल और बटे में होता है कुल प्रतिरोध, ठीक है। रखें मान यहाँ पर, चलिए चित्र का तो कोई काम नहीं, मिटा दें इनको, कुल विद्युत धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना आया है, ई बटे में कुल प्रतिरोध कितना आया है, NR प्लस स्मॉल r बटे में n, I बराबर ई के भाग में है ये पूरी संख्या, गुणा बदल दें, गुणा बदलने पर संख्या पलट जाएगी, n ऊपर पहुंच जाएगा, NE बटे में NR प्लस स्मॉल r, ऐसा ही आ जाएगा। तो ये बाहरी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का व्यंजक है, ये पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो यही अभिष्ट व्यंजक है, आगे सॉल्व कर ले, कंडीशन लगा दे, यदि यहाँ पर अब स्मॉल r कैपिटल R के साथ आया, श्रेणी क्रम में स्मॉल r के साथ आया था, तो यदि कैपिटल R वहाँ पर कौन था नगण्य, स्मॉल r नगण्य था,
वहाँ बाधा या रुकावट का मान, इस आंतरिक प्रतिरोध का मान कम था, यहाँ पर बाहरी प्रतिरोध का मान अगर कम हो, नगण्य हो, किसकी तुलना में, कैपिटल आर की तुलना में, यानी आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो, बाधा या रुकावट बहुत ज़्यादा हो सेल के अंदर, तो हमें पता है सेल की बाधा या रुकावट ज़्यादा है, मतलब उस सेल से ज़्यादा विद्युत धारा तो प्राप्त कर नहीं पाएंगे अपन, कमज़ोर सेल होगा, चार्ज नहीं होगा पूरी तरीके से, यही मतलब है। तब तो स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर की तुलना में, या कैपिटल आर आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तब कैपिटल आर को नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मानने पर, चलिए नगण्य मान लें, तो आई बराबर एन ऊपर ऐसा ही बटे में ई बटे, इसको नगण्य यानी कैपिटल आर को जीरो रखोगे तो ये जीरो, जीरो में स्मॉल आर जोड़ोगे तो स्मॉल आर, यानी आई बराबर लिख सकते हैं एन इंटू कैपिटल ई अपॉन में स्मॉल आर लिख सकते हैं, यानी आई बराबर आया एन इंटू ई अपॉन जो आर है कैपिटल ई एक सेल का विद्युत वाहक बल है और उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, यानी एक सेल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, एक सेल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यही है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है। तो आई बराबर होता है एन इंटू एक सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी जब सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहरी प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है, जब सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहरी प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है, तब परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एक सेल में बहने वाली धारा की n गुना होती है, एक सेल में बहने वाली धारा की n गुना होती है, और इस स्थिति में सेलों का समांतर क्रम संयोजन लाभदायक होता है। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लो सिंपल शब्दों में, दैनिक जीवन में कैपिटल आर बहुत छोटा है किसकी तुलना में, स्मॉल आर की तुलना में, कैपिटल आर बहुत छोटा है, मतलब बाहरी प्रतिरोध बहुत छोटी है, बाहरी प्रतिरोध बहुत छोटा है, कोई अपने को छोटी चीज़ जलानी है, कोई छोटा चीज़ चलानी है, तो सभी सेलों को कौन से क्रम में जोड़ देना चाहिए, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में जोड़ दें। जैसे रिमोट में आप देखते हो, रिमोट में दो सेल ज़्यादातर उपयोग किए गए हैं, दोनों सेल कौन से क्रम में होते हैं, वो होते हैं आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और पिछली वीडियो में अपन ने सेलों का कौन सा संयोजन पढ़ा था, श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए, जब मैंने बताया था बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करनी हो। ठीक है, जैसे इस संयोजन में, जैसे अब मैंने रिमोट का एग्जांपल बताया, इस तरीके का रिमोट होता है हमारे पास, और यहाँ पर दो सेल डाल दिए जाते हैं, एक सेल और ये दूसरा सेल, ये देखिए दोनों सेल ये धन ध्रुव एक साथ जुड़े होते हैं और ऋण ध्रुव एक साथ जुड़े रहते हैं सेल। क्यों, क्योंकि रिमोट को चलाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, कितना करंट चाहिए, बहुत कम, ना के बराबर चाहिए होता है, इसीलिए सेलों को आपस में कौन से क्रम में जोड़ा गया है रिमोट के अंदर, समांतर क्रम में, क्योंकि बहुत बाहरी प्रतिरोध बहुत कम है, बाधा या रुकावट, छोटा सा बल्ब तो जलाना है, एक जैसे दबाएंगे छोटा बल्ब जलेगा, सिग्नल पहुंचेंगे टीवी तक, जो भी ऑन ऑफ करना होगा ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जबकि आप टॉर्च के अंदर देखते हैं, किसके अंदर, टॉर्च के अंदर देखें, ये सेल वाली जो टॉर्च आती है, कुछ इस तरीके की जो टॉर्च आती थी, इस तरीके की टॉर्च आती थी, उसमें जो सेल जुड़े रहते थे वो कौन से क्रम में जुड़े रहते हैं, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये इस तरीके से, ये पहला सेल, ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर लगा रहता है दूसरा सेल, इसी के साथ आगे लगा रहता है तीसरा सेल। ठीक है, मान लीजिए धन सिरा है तो ये होगा इसका माइनस सिरा, और ये आगे वाला इसका प्लस सिरा, और ये माइनस सिरा और ये आगे वाला प्लस सिरा, ऐसे ही जुड़े रहते हैं आपस में, और तभी तो बल्ब जो है बहुत तेज़ी से जलता है और बहुत दूर तक उसका फोकस जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि उसमें अपने को स्मॉल आर नगण्य था, किसकी तुलना में, कैपिटल आर की तुलना में। बाहरी बाधा और रुकावट ज़्यादा थी, ज़्यादा प्रकाश चाहिए था, ज़्यादा करंट आता है श्रेणी क्रम संयोजन में, कम ऊर्जा कम प्रकाश कम करंट चाहिए अपने को, तो हमेशा जोड़ना चाहिए कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। बात आ रही समझ में। ठीक है,
तो जब अपने को सेलों से, हमारे पास बहुत सेल हैं लेकिन बहुत कम करंट चाहिए उन्हें, उनसे अपने को बहुत कम करंट चाहिए, अपने को कोई छोटी चीज़ चलानी है तो उन्हें आपस में जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में, और लंबे तक चलते हैं। तभी तो रिमोट के सेल बहुत दिनों तक चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते। लेकिन जब सेलों से बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ चलानी हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा उससे करंट प्राप्त करना हो, तो सेलों को जोड़ देना चाहिए। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ देना चाहिए। जैसे कि टॉर्च के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और अपने को बहुत ज़्यादा बल्ब से ऊर्जा प्राप्त होती है, करंट प्राप्त होता है सेलों से, और हमारा जो बल्ब होता है बहुत तेज़ी से जलने लगता है। ठीक है, तो ये था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। एक संयोजन और है मिश्रित क्रम संयोजन, उसमें कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है, फिर उनकी कुछ कतारें बनाएंगे समांतर क्रम में, और फिर उन्हें आपस में जोड़ दिया जाएगा। यानी कुछ सेल श्रेणी क्रम में, कुछ सेल समांतर क्रम में, श्रेणी और समांतर को मिक्स कर दिया जाएगा, तो वो कहलाता है मिश्रित क्रम संयोजन। वो इतना आईएमपी नहीं है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। 3 नंबर में पूछा जाए, सोचो कितना पूछा जाएगा 3 नंबर में। 3 नंबर का टॉपिक आना है इससे, यहाँ से, इस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो वो इतना आईएमपी नहीं है। चलिए, तो ये संयोजन आप लोग याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। ख़त्म करते हैं। जय हिंद।